एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम ना केवल एग्जाम के बारे में बात करेंगे बल्कि वो पूरा रोड मैप बना के देंगे जिस पर चलकर आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं साथियों। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। लगभग 15 साल से ज्यादा हो रहा है बच्चों इंग्लिश पढ़ाते हुए, और इस 15 साल की जर्नी में एसएससी किस पैटर्न से आपसे सवाल पूछेगा और कौन सी स्ट्रेटजी आज के समय में हेल्पफुल साबित होगी एग्जाम को क्रैक करने में, पूरा का पूरा रोड मैप आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को अगर आपने क्लिक कर दिया है तो लास्ट तक रहिएगा, पूरी इंफॉर्मेशन लेकर जाइएगा साथियों। तो आइए एक एक करके पहले एसएससी एमटीएस एग्जाम है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात है एसएससी एमटीएस क्या है। एसएससी एमटीएस यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और एमटीएस का फुल फॉर्म हो गया मल्टीटास्किंग यानी नॉन टेक्निकल स्टाफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपका छोटा सा चलो फुल फॉर्म है, ठीक है। ये एक प्रकार की भारत सरकार की ग्रुप सी नॉन गेजेटेड जॉब होती है दोस्तों, राइट। और इसमें कौन कौन से आपके डिपार्टमेंट से कौन कौन से आपकी पोस्ट है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा है कि एमटीएस में मुख्य काम कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जो आपके काम है, बहुत सारे लोग एक मिथ बना के रखे हैं कि एमटीएस का मतलब केवल चपरासी वाला काम कराएंगे, तो भाई ऐसा नहीं है। आप देखिए कौन कौन से काम है, पूरा समझ के जाइए कि ऑफिस फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स को संभालना ये आपकी जिम्मेदारी होती है जब आप इस एग्जाम को क्रैक करके आपको पोस्टिंग दी जाती है। तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में सहायता करना, ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स को पहुंचाना, फोटोकॉपी डिस्पैच जैसे रूटीन में ऑफिस वर्क करना, सेक्शन ऑफिस की सामान्य सहायता करना, अन्य असाइंड नॉन टेक्निकल ड्यूटीज करना। ये सारे काम नहीं होते हैं। आपको कौन सा काम असाइन किया जाएगा, ये तो आपकी पोस्टिंग कहां पे होती है इस बात पे डिपेंड करेगा साथियों, राइट। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस तरीके की आपकी जॉब यहां पर लगती है। इस प्रकार के काम आपको इस जॉब के मिलने पर करना पड़ सकता है। अगर हम वैकेंसी की बात करें, टोटल कितनी वैकेंसीज जनरली एसएससी एमटीएस में देखने को मिलती है और इस साल 2026 में कितनी तक आ सकती है, तो हम एक पुराना ट्रेंड देखेंगे। अभी एमटीएस की वैकेंसी आई नहीं, तो एक ट्रेंड को फॉलो करें। 2019 में लगभग 7099 वैकेंसी थी और ये संख्या 20 में बहुत कम हो गई, लगभग 4000 के आसपास। 21 में 7700 हो गई, 22 में 1700 हो गई, जो कि बहुत ज्यादा कम हो गई थी। फिर अचानक से 23 में आपका बाउंस किया 11000 समथिंग, और 24 में फिर 11500 समथिंग हो गया, 25 में आपके लगभग 8000 के आसपास है। 2026 में अभी तक वैकेंसी आई नहीं है, तो 2026 का एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट नंबर कोट करना सही नहीं होगा, लेकिन एक लमसम अगर देखा जाए तो इस ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था, तो कोविड का दौर अगर हटा दिया जाए तो आप ये मान के चलिए इस ट्रेंड के हिसाब से लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी कुछ उसी के आसपास, 1000 ऊपर नीचे के करके आ सकती है आपकी वैकेंसी इस पर्टिकुलर ईयर में दोस्तों। आगे बात करेंगे यहां पर एसएससी एमटीएस में एज लिमिट कितनी होती है, तो 18 से 25 और 18 से 27 वर्ष, यानी ये दो एज लिमिट है। डिपेंड करता है आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको 18 से 25 या 18 से 27 की मिलती है। यानी मिनिमम जो एज आपकी होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज एंड आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे कि एससी एसटी को 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, तो जो जैसे 18 से 25 है उनको 18 से 25 की जगह पे 30 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं, 27 वाले 32 तक भर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ओबीसी 3 साल है, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड जो है वो 10 साल है, एंड पीडब्ल्यूडी जो ओबीसी है 13 साल है, 15 साल। इस तरीके से ये आपके एक्स्ट्रा ये एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। इसमें जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। जनरल यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी, उनके लिए 18 से 25 और 18 से 27 साल ही मात्र है। मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। एमटीएस का नोटिफिकेशन एंड डेट, बच्चे अभी अगर हम कैलेंडर के हिसाब से चलें तो नोटिफिकेशन अब तक आ चुका होना चाहिए था। इवन अगले महीने आपके एग्जाम होना शुरू हो जाना चाहिए था। देखिए साफ साफ लिखा है 2026 के लिए एसएससी कैलेंडर में एमटीएस हवलदार की नोटिफिकेशन जो मंथ था वो जून और जुलाई था दोस्तों, कि जून से शुरू होगा, जुलाई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, यानी नोटिफिकेशन थोड़ा आने में डिले हुआ है दोस्तों। और एग्जाम का जो मंथ था वो सितंबर नवंबर 2026 बताया गया था। ये था आपके एसएससी कैलेंडर 2026 में, जो 2026 के लिए जो आया था दोस्तों। बट अगर यहाँ पे आपका 1 से 2 महीने नोटिफिकेशन आने में डिले हो सकता है, तो आपके एग्जाम में भी 1 से 2 महीने का डिले हो सकता है दोस्तों। तो जो आपका यहाँ पर सितंबर नवंबर तक था, हो सकता है वो दिसंबर या नवंबर जनवरी तक चला जाए आपका, राइट। सो जो कुछ भी है, नोटिफिकेशन तो आना ही आना है बच्चों। लेट आएगा लेकिन आएगा जरूर, जो कि आता ही आता है। आप देख रहे हैं 2019 से पूरा ट्रेंड हमने आपको शो कर दिया।
इसलिए प्रिपरेशन जारी रखिएगा। इसमें पूरा प्रोसेस क्या होता है, एक बार उस प्रोसेस को समझ लेते हैं। सबसे पहले जनरली आपको एक नोटिफिकेशन आता है। आप जब इस फॉर्म की तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम की तैयारी करेंगे या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। नोटिफिकेशन आ गया, अब आपको अप्लाई करना है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं और एलिजिबल भी हूं इस जॉब को देने के लिए, इस जॉब को करने के लिए, तो आप एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। कभी कभी कुछ लोगों से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो 15 दिन 1 महीने बाद फिर करेक्शन करने के लिए एक मौका मिलता है 2 से 3 दिन का। ठीक है, एसएससी कहता है आप जो गलतियां कर रखे हो तो सुधार लो, नहीं कर रखे हो तो आपके लिए करेक्शन वाला काम का नहीं है। फिर उसके बाद फिर आप एग्जाम देने जाते हैं। एग्जाम देने के बाद कुछ दिनों बाद आंसर की आ जाती है, रिलीज हो जाती है। फिर आप अपना आंसर मैच करते हो कि अच्छा मैंने इतने किए थे, इतने मेरे सही हैं, है ना। और उसके बाद आपका आता है रिजल्ट, राइट। जब रिजल्ट में आप क्वालिफाइड हो जाते हो तो फिर आप डीबी के लिए जाते हो, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको इस एग्जाम में क्रैक करके सरकारी नौकरी पाने तक। प्यारे साथियों, कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, तो क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th है दोस्तों। जनरली आज के समय में 10वीं कक्षा बच्चा 16 साल की एज में कर लेता है, यानी आप यहां पर इन्होंने 10th जरूर दे रखी है लेकिन एज 16 नहीं मांगा है, एज 18 मांगा है। तो अगर आपकी 10th हो जाती है भाई साहब और आप अभी 16 ही साल के हैं, तो आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा, यानी कि एक तरीके से आप 2 साल और करके आप इंटर कर चुके होंगे जब तक आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो पहली क्वालिफिकेशन है कि भाई आपके 10th पास होनी चाहिए। फिर एमटीएस में सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपको सबसे पहले यहां पर एक स्टेज 1 एग्जाम देना पड़ेगा और एक होता है स्टेज 2 एग्जाम। स्टेज 2 एग्जाम केवल उनके लिए है जो हवलदार के लिए अप्लाई करेंगे, है ना, यानी एमटीएस प्लस हवलदार। तो यहां पे इसके थ्रू अगर आप एक हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको हवलदार के लिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के बाद इस एग्जाम को भी देना पड़ेगा। ये कोई एग्जाम नहीं है बच्चों, ये एक प्रकार से आपका शारीरिक और आपका जो फिजिक वगैरह है, आपकी हाइट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देखिए यहाँ पे पीईटी पीएसटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, बीईटी पीएसटी आपका होगा। ठीक है, कि आप देख सकते हो सही तरीके से आपकी आई साइट ठीक है कि नहीं। दौड़ वगैरह कराएंगे आपसे, हाई जंप, लो, सब कुछ कराते हैं जो जनरली भाई हवलदार बनने के लिए यानी पुलिस में जाने के लिए आपको जरूरी होता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, आप केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दीजिए, पास हो गए तो डीबी करा लीजिए, खत्म। इतना करिए, सीधा सरकारी नौकरी लेके जाइए। प्यारे साथियों, अगला आता है एग्जाम का पैटर्न कैसा है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शानदार पैटर्न है, मजा आ जाएगा सुन के। प्यारे साथियों, आपका जो पेपर है वो 4 सब्जेक्ट्स का होता है, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट्स एसएससी के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। केवल एक सिंगल एग्जाम होगा, सरकारी नौकरी उसके बाद हो जाएगी अगर आपने इस एग्जाम को क्रैक किया तो इसलिए पैटर्न समझ लीजिए। सबसे पहले होता है आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चंस होंगे वो केवल 20-20 प्रश्न होंगे। एक क्वेश्चन जो होगा बच्चों वो 3 नंबर का होगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो टोटल मार्क्स आपके 60-60 दोनों के हो गए। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ना ही इसका फाइनल मेरिट में मार्क्स आपका जुड़ता है, राइट। इसका फाइनल मेरिट में मार्क्स भी नहीं जुड़ता, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें बच्चा हमेशा पूरे करके आता है। 20 प्रश्न इसके पूरे करके आएगा, भले उसको 15 ही आते हो, करके आपको भी आने हैं। आपको भले 15 ही आते हैं, 5 आप लगा लो दिमाग, कुछ भी तुक्का समझ में आया टिक मार्क कर चले जाओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। अब आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से बनती है। प्यारे साथियों, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश दोनों के 25-25 प्रश्न आएंगे, राइट। 25-25 यानी 50 प्रश्न हो गए। 3 नंबर का एक अगर मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपके टोटल 75-75 हो गए। ये कुल कितना हुआ? 150। आपकी जो मेरिट बनेगी ना वो इस 150 पे बनेगी, वो इस 150 पे बनेगी। तो उसने सवाल आपसे टोटल पूछे हैं 270 नंबर के, लेकिन भाई साहब वो 120 को साइड कर दो। 120 नंबर का मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। आपको यहाँ पे 45 मिनट मिलेगा, यहाँ पे 45 मिनट मिलेगा। तो आपको इस 45 मिनट में 50 प्रश्न करने, बहुत आसानी से हो जाता है बच्चे। आपको बस प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए, बस क्या, बहुत आसानी से हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी बहुत कैलकुलेटिव नहीं है। जब जनरल अवेयरनेस 25 प्रश्न करने में मुश्किल से 5-7-8 मिनट लगता है, हार्डली 10 मिनट। तो 10 मिनट हो गया, अब आपके पास 35 मिनट में 25 प्रश्न करने होंगे इंग्लिश के। ये भी बहुत ईजी से हो जाए। 10वीं क्लास क्या बच्चा इसको करने जा रहा है तो आसानी से, इतना भी लेवल हाई नहीं करके देंगे। यानी कुल आपसे 90 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 90 क्वेश्चंस टोटल जोड़िए, यहाँ पे 50, 40, 90 हो गए। 270 नंबर का और 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। लेकिन आपकी जो मेरिट बनेगी वो केवल इन दो के बीच पे होगी, यानी आपका जो सेशन 2 है केवल उसके आधार पर है। यहाँ पे आप तुक्केबाजी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव मार्किंग है, एक नंबर माइनस होगा।
सही किया तो 3 नंबर मिलेंगे, गलत किया तो 1 नंबर आपके खाते से कट जाएगा। तो 3 जो मिलने थे वो तो गए ही गए, एक और जो आपको मिल चुके थे उसमें से काट लेगा, तो एक भी गलत हुआ तो 4 नंबर का नुकसान होगा। इसलिए यहां पर जिस पर आप 100% श्योर होते हैं आप केवल वही आंसर टिक करते हैं। 0 तुक्का परसेंट होता है, तुक्काबाजी होती है, यहाँ पे कोई तुक्काबाजी नहीं। यहाँ पे आप चाहो 40 करके आ जाओ, पूरे नहीं आ रहे करके आ जाओ, हैं पास हुए या फेल हुए उससे क्या लेने देना है, क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर है, कोई नेगेटिव मार्क नहीं, नीचे नहीं कर सकते। प्यारे साथियों, इसके बाद आता है एसएससी एमटीएस हवलदार पीईटी पीएसटी में क्या क्या होता है। जैसे आपने पहले केवल एमटीएस नहीं, आपने हवलदार के लिए भी हवलदार का आपने फॉर्म भरा है, तो आपने पहला एग्जाम दिया क्वालिफाई करके, अगला अब आपके लिए होगा। अब ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में करते क्या क्या है ये भी समझ लीजिए। फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है उसमें वॉकिंग एंड साइकिलिंग होता है, जो मेल और फीमेल के लिए अलग है। जैसे मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में साइकिल चलाना है, वॉक करना है, और साइकिल चलाना है 8 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। फीमेल के लिए यही बहुत कम है, 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स करने और 3 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। मात्र 3 किलोमीटर की साइकिल चलानी, तो भाई साइकिल भी आनी चाहिए, ये भी जान लो कि साइकिल चलाना भी आना चाहिए। फिर आता है आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपके शरीर को चेक करेंगे कि आपकी हाइट ठीक है कि नहीं, चेस्ट वेट ये सब ठीक है कि नहीं। मेल के लिए यहां पर लिखा हुआ है, फीमेल के लिए आपका हाइट 152 है, मेल में 157.5 सेंटीमीटर है। चेस्ट यहां पर है अनएक्सपैंडेड है, मतलब नॉर्मल आप खड़े रहेंगे, और आपका 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। फीमेल्स में ये नहीं होता मेजर। और वेट में आपके पास यहाँ पर नहीं है, बस उधर को 48 kg फीमेल्स में है। ये कुछ अपना अपना स्टैंडर्ड है जो इन्होंने निकाला है कि आप इसको भी क्वालिफाई किए हुए होने चाहिए, ठीक है। बाकी शरीर आपका हेल्दी हो, आपका मेडिकल जो भी है सब करते हैं। सिलेबस आपको बताया जा चुका है कि केवल आपका 4 आपका सब्जेक्ट्स है। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है इंग्लिश के आगे कि आपका सबसे बड़ा सेक्शन यही है। क्यों? आपकी मेरिट में केवल इन 2 को जाना है, ऊपर वाले 2 क्वालिफाइंग है, और इन 2 में जीके जीएस जो होता है ना बच्चे, ये बहुत ही ब्रॉड होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और उसके बाद आपके करंट अफेयर साथ में है ना। कंप्यूटर के क्वेश्चन डाल दे तो अलग बात है। तो ये बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, तो थोड़ा सा बच्चा पूरे के पूरे जो है 25 क्वेश्चंस करना बच्चे के लिए चैलेंजिंग होता है। बट इंग्लिश के 25 करना आसानी से, कोई बच्चा 4 महीने इंग्लिश पढ़ ले, इंग्लिश के पूरे 25 करके आएगा। सो प्यारे साथियों, इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जो आपको सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए इंग्लिश को इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा देना है, राइट। क्योंकि ये आपके जब मार्क्स दोनों के जुड़ेंगे तो इंग्लिश आप अच्छा स्कोर किए होंगे, अच्छा होगा। इसके बाद आपका आता है कुछ स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए एग्जाम के लिए बच्चे। जैसे एक मुझे लगता है पीवाईक्यू स्ट्रेटजी जो एक स्टूडेंट अगर फॉलो करे तो उसको बहुत बेनिफिट होगा। और ये होता क्या है समझाता हूं। सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करना है, टॉपिक वाइज। जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, तो पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल है, मतलब पीवाईक्यू पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो आप क्या करो, पहले टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करो, उसके बाद आ जाओ चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करो, उसके बाद आ जाओ मिक्स्ड पीवाईक्यू करो, और लास्ट में आ जाओ फुल लेंथ पीवाईक्यू पेपर सॉल्व करना शुरू करो। आप क्या करते हो, सीधा पेपर पे कूद जाते हो। नहीं भाई, वो लास्ट है, वो आखिरी है एकदम से। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, पीवाईक्यू को सिर्फ सॉल्व मत करो, बल्कि सिलेबस को भी आइडेंटिफाई करो कि एग्जाम में किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछ रहा है। उससे आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और क्या कितना पढ़ना है। अब जैसे आपने 10 साल का पीवाईक्यू उठाया, 5 साल का पीवाईक्यू उठाया, आपको आइडिया लग गया, अच्छा कॉम्प्रिहेंशन नहीं पूछ रहा है, अच्छा कॉम्प्रिहेंशन नहीं करेंगे, तो क्यों पढ़ना है उनको जो पूछा ही नहीं जा रहा है। अच्छा कॉम्प्रिहेंशन के 2 प्रश्न आ रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा पढ़ेंगे। तो सारा खेल इस बात का है कि पीवाईक्यू आपको यह बताता है कि भाई आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक्स हैं, और उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है फिर आपको, राइट। तो इस सीक्वेंस में आपको पीवाईक्यू लेके चलना है। फिर कितने घंटे पढ़ना है, बहुत बार बच्चे पूछते हैं कितने घंटे पढ़ने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि क्लास के अलावा 5 घंटे और पढ़ लो, बहुत है। 5 घंटे क्लास के अलावा, जैसे 4 सब्जेक्ट्स है तो 4 घंटे की क्लासेस हो गई, 4 हटा दो 5 और पढ़ लो। करंट अफेयर इंक्लूड कर लोगे तो 5 घंटे की क्लास हो गई, 5 घंटे सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी 5 घंटे की होनी चाहिए, ये मान के चलो मेरे भाई। क्लास के अलावा सेल्फ स्टडी 5 घंटे की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है नोटिफिकेशन आने के बाद ही फॉर्म भर के तैयारी शुरू करते हैं ज्यादातर बच्चे, और अगर उसके बावजूद भी अगर सेल्फ स्टडी 5 आवर्स की नहीं करते तो फिर उनका 1 साल अगले साल का देना पड़ जाता है। तो हमेशा कोशिश करें 5 घंटे की सेल्फ स्टडी करें। मैंने 8 से 12 घंटे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें क्लास भी इंक्लूडेड है।
तो 5 घंटे सेल्फ स्टडी ले लीजिए, 5 घंटे की क्लासेस ले लीजिए, लगभग 10 घंटे के आसपास प्रिपरेशन अपनी रखते हैं, 10 से 12 घंटे तो बहुत बेहतर होता है। इसके बाद आपको प्रिपरेशन में केवल घंटे ही जरूरी नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा क्वालिटी कंटेंट देखना है, क्या पढ़ना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। ये नहीं कि आज 12 पढ़ लिए, कल 2 घंटे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि भाई साहब किसी की शादी में चले गए, तो ये नहीं होना चाहिए। रिवीजन बहुत जरूरी है, स्पेशली जीएस सेक्शन में। जीएस रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं होगा भाई, वोकैबुलरी रिवाइज नहीं करोगे भूल जाएगा, तो इसलिए रिवीजन जरूरी है। और मॉक एनालिसिस तो करना ही करना है साथियों। मैं आपको 90 डे का रोड मैप बना के देता हूं, इसको फॉलो करिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। ये 90 डे को डे वाइज मैंने नहीं किया, मंथ वाइज किया। पहला जो है 30 दिन में क्या करना है, तो बच्चे 30 दिन में पहला काम करो, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो। आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स पढ़ो, बेसिक मैथ्स पढ़ो, बेसिक रीजनिंग, स्टैटिक जीके, ये सब बेसिक डेली वोकैबुलरी करो, कुछ आसान आसान सी। उसके बाद है टॉपिक वाइज क्वेश्चन शुरू करो। सिलेबस समझना, बेसिक मजबूत करना आपका पहले मंथ का टारगेट होना चाहिए। आपके जब बेसिक से स्ट्रांग रहेंगे ना, तो आप मॉडरेट हाई में जाओगे तो आप शून्य नहीं रहोगे। दिक्कत उन बच्चों को ज्यादा होती है जो शून्य होता है और सीधा मॉडरेट हाई में कूद जाता है। उस बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, तो कुछ महीनों तक देखता है, फिर लगता है कि नहीं यार तैयारी बहुत मुश्किल है। जो बच्चे करके पास हो जा रहे हैं वो बच्चे पृथ्वी में पैदा ही नहीं हुए, वो सीधा मंगलयान उनको लेकर आया है मंगल ग्रह से, है जी। तो ऐसा भाई आपके साथ ना फील हो आपको, इसलिए पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करो। हर सब्जेक्ट में अपने बेसिक्स होते हैं, बेसिक चीजें, बेसिक फॉर्मूलाज याद करो। मैथ्स में अगर आप शुरू करें तो ऐसे बेसिक चीजें, रीजनिंग में आसान आसान सी चीजें पहले पढ़ लो। फिर आता है आपका फेज 2, यानी कि अगला जो महीना होगा, दूसरा महीना। दूसरे महीने आपको क्या करना है, प्रैक्टिस पे फोकस करना है। यानी अब आपको कॉन्सेप्ट कम, प्रैक्टिस ज्यादा करने, हर चीज में प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स तो जो होंगे वो तो रिवीजन हो ही रहे हैं उनके, आपको चीजें भूलती नहीं है जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो हमेशा ध्यान रखो, आप पीवाईक्यूज लगाओ, चैप्टर टेस्ट लगाओ, मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाओ, वीक टॉपिक लगाओ, है ना, वोकैबुलरी रिवीजन करो, जेकी जेवस करो, मतलब आप प्रैक्टिस करो ताकि आप अपनी स्पीड और अपनी एक्यूरेसी पे आप काम कर सको। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप पहले ही महीने से मत कूदो, आप पहले महीने अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, आप दूसरे महीने से जंप कर जाओ प्रैक्टिस पे। फिर आता है तीसरा महीना, तीसरे महीने में आप फुल मॉक्स लगाओ। अब आप टॉपिक वाइज भूल गए, अब आप मॉक्स लगाओ, क्योंकि एग्जाम में वही आने वाले भाई। मॉक्स लगाओ, पीवाईक्यू पेपर सॉल्व करो, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो, कितना टाइम लग रहा है पेपर को सॉल्व करने में, थोड़ा सा उस पर अब आपको ध्यान देने की जरूरत है। लास्ट मोमेंट पे मिस्टेक एनालिसिस करो, जहां पे गलतियां हो रही है वहां पे क्या गलती हो रही है इसका एनालिसिस करो, रिवीजन करो, वीक टॉपिक्स को रिपेयर करो, जो गड़बड़ी हो रखी है, जो टॉपिक्स नहीं आ रहे थोड़ा ध्यान दो उन पर, है ना। तो ये चीज आपको करना जरूरी है, यानी कि एग्जाम का जो टेम्परामेंट है अब आपको वो चीज समझना है और उसके हिसाब से चलना है साथियों। अब इसके बाद ये तो बात हो गई, अब यहां पर है कि सिर्फ मॉक देना काफी नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है, बच्चे मॉक देते हैं, एक पेपर हो गया, दूसरे पे कूद जाते हैं। एनालिसिस कौन करेगा भाई? हर मॉक के बाद 4 चीजें आपको जरूर लिखनी होती है, इसको कहते हैं मॉक एनालिसिस साथियों। सबसे पहला होता है रॉन्ग, कौन कौन से क्वेश्चन आपने गलत कर दिए। दूसरे नंबर पे आता है अनअटेम्प्टेड, कौन से क्वेश्चन आपने किए ही नहीं। देखो जो गलत कर दिए मतलब एक प्रकार से उसके भी नंबर नहीं मिले, जो आपने किए ही नहीं उसके भी नंबर आपको नहीं मिले। तो आपका ये दूसरा सेक्शन हो गया, अनअटेम्प्टेड, जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं। तीसरा है टाइम कंज्यूमिंग, कहां ज्यादा समय लगा, ये आपको ध्यान देते हुए समझना है कि हाँ अच्छा इस पे और टाइम लग रहा है। और सिली मिस्टेक्स कहां कहां पे आपने करी, कि आपको प्रश्न आते थे लेकिन जो आपने गलत कर रखे हैं उसमें से इतना आसान सा गलती थी, फिर भी इतना आसान सा कॉन्सेप्ट था, उसके बाद भी कैसे गलत हो गया, बताओ खुद को। सिली मिस्टेक्स कहां कहां पे आपने करी। फिर एक मिस्टेक नोटबुक बनाएं और अपनी मिस्टेक्स को लिखें, ताकि आप जब दोबारा करें तो आपको पता होगा कि ये आपसे गलती हो चुकी है और ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। बच्चों हमेशा देखो, आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो कि आपसे गलती हो क्या रही है। प्रॉब्लम यही है कि आप खुद को बता नहीं पाते हो कि आपसे गलती क्या हो रही है। जिंदगी के किसी भी पड़ाव में, केवल एग्जाम में ही नहीं, कहीं पर भी जब आप खुद को बताते हो कि हाँ ये आपसे गलती हुई है, और अगर हो सके तो आप उसको लिख लेते हो, तो आप फिर उसको रिपीट नहीं करते, आप उसको दोहराते नहीं है कभी भी, राइट। इसलिए बहुत जरूरी है कि एग्जाम में भी जिंदगी के इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाए, और जहां पे आप जो मिस्टेक कर रहे हो उनको लिखते चलें कि मैंने इसमें ये मिस्टेक करी।
मॉक एंड पेपर एनालिसिस इसे ही कहा जाता है दोस्तों। फिर अगले पे आता है कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने देखा बच्चे लोग करते ही करते हैं। कोई ना कोई मिस्टेक करता है। शायद ही कोई बच्चा होगा जो इनमें से कोई भी मिस्टेक ना करता हो। अगर आप में से कोई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन है जो इनमें से एक भी मिस्टेक नहीं करता। पहला है सिर्फ लेक्चर्स देखना। दूसरा है पीवाईक्यू नहीं करना, कि हो जाएगा, पीवाईक्यू की जरूरत नहीं है। लेक्चर्स देख लिए, अब सीधा बुक खुलेगी अगले दिन के लेक्चर में। ऐसा बच्चा है। जीके पढ़कर रिवीजन नहीं करता भाई, बस जीके पढ़ लिया एक बार बहुत है, सोचता है हो गया। वोकैबुलरी लिखना लेकिन रिवाइज नहीं करना। क्लास से उतार तो लिया लेकिन कभी भी पीछे का पन्ना नहीं पलट रहा है, बस नोटबुक भरते चला जा रहा है ना। मॉक टेस्ट, मॉक लेना, मॉक देना लेकिन एनालिसिस नहीं करना। पीवाईक्यू में भी सेम चीज, हर दिन स्ट्रेटजी बदलते रहना, आज ये कल वो परसों वो नरसों वो ये वो, ऐसे करते रहना। बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करना, एक एक सब्जेक्ट के 5-5 टीचर की क्लासेस देके पढ़ाएं। दिन भर क्लासेस 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 खेल रहे हैं। फिर कठिन क्वेश्चंस में अननेसेसरी टाइम लगाना। पता है क्वेश्चन बहुत टफ है, फिर भी लगा पड़ा है, एग्जाम सर पे, बताइए। सेशन 2 में ब्लाइंड गेसिंग करना। सेशन 2 यानी जो आपके फाइनल मेरिट जिससे बनेगी, जिससे आपको सिलेक्शन लेना है, उसमें आप गेस करके तुक्केबाजी करके क्वेश्चन को टिक करना, क्वेश्चन का आंसर। इनमें से आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हो और आगे से आप उसको नहीं करोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि मैं ये मिस्टेक कर रहा था और आज से नहीं करूंगा ऐसी मिस्टेक। राइट मेरे प्यारे साथियों, सैलरी क्या आती है जब आप सरकारी नौकरी आपको मिलती है? तो एसएससी एमटीएस का जो पे लेवल 1 है उसका 7th पे के अंतर्गत आपका जो बेसिक पे बनता है वो 18,000 बनता है। 18,000 ये बेसिक पे है। इसके बाद बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ती है, DHRA डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में आपकी पोस्टिंग हुई है दोस्तों, उसके हिसाब से आपको HRA वगैरह मिलता है, DA मिलता है। और ये सैलरी अराउंड मान के चलो 26 से 30,000 के बीच में आपकी पहुंच जाएगी। धीरे धीरे सिटी पे भी डिपेंड करता है, 35 तक भी चली जाती है दोस्तों। राइट, तो एक अच्छी है आपकी इन हैंड सैलरी, आपकी अलग अलग लोकेशन के हिसाब से, हर एक स्टूडेंट की अलग सिटी हुई, अलग लोकेशन हुआ तो उसके हिसाब से यहाँ पे वेरी करेगी, क्योंकि ये चीज अलग जुड़ेगा। जो यहाँ पे 18,000 बेसिक पे है वो सबका सेम होता है, इनमें वेरिएशंस होते हैं जिसकी वजह से सैलरी किसी की 26 होती है तो किसी की 36 होती है। राइट, ये सिटी वाइज होता है क्योंकि वहां के खर्चे उसी हिसाब से हैं, है ना। XYZ सिटी उस पर डिपेंड करता है। जॉब प्रोफाइल आपके काम क्या होते हैं तो शुरुआत में ही मैं बता चुका हूं कि आपको कौन से काम यहाँ पे करने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखें कि आपको कुल मिला के यहाँ पर एक अच्छी जॉब है SSC MTS की। जो एक स्टूडेंट जो 10वीं कक्षा पास है, जिसको जिस उम्र में जो अपने पेरेंट्स से जाके पॉकेट मनी मांगता है, वो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के लिए या अपनी मम्मी के लिए खुद की कमाई से अंगूठी बना के दे सकता है माँ को। राइट, ऐसी जॉब तो है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि MTS में फाइनल मेरिट सेशन 2 के परफॉर्मेंस से बनती है, जबकि सेशन 1 जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है। सेशन 1 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी निर्धारित होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि मिनिमम इतने तो लाने ही है, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है ना। तो 33%, 50%, 40% क्या है वो आपको नोटिफिकेशन में देख लेना है। ठीक है, याद रखने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है वो अपनी जिंदगी में उतार लो कि भाई कॉन्सेप्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है, PYQ लगाना है, रिवीजन है, मॉक करना है, उसका एनालिसिस करना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, और ये सब कुछ फॉलो किया तो फाइनल सिलेक्शन पक्का। तो ये था आपके लिए प्यारे साथियों पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन SSC MTS एग्जाम का। अब अगर आप में से किसी बच्चे को SSC MTS की प्रिपरेशन करनी है तो प्यारे साथियों 17 तारीख से 17 अगस्त 17 अगस्त से SSC MTS का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 2026 में होने वाले SSC MTS की प्रिपरेशन कराई जाएगी, और ये पर्टिकुलर बैच आ रहा है दृष्टि लर्निंग ऐप पर। दृष्टि लर्निंग ऐप पर, तो आप डाउनलोड करिए दृष्टि लर्निंग ऐप और जाकर वहां पे इस पर्टिकुलर बैच में इनरोल कर लीजिए। बैच की अभी डिस्काउंटेड फीस है मात्र 999 रुपीज में, ये पूरा का पूरा बैच आपको मिल जाएगा दृष्टि लर्निंग ऐप पे, आपको जाके वहां पे इनरोल करना चाहिए। ठीक है, कोई भी इंक्वायरी है तो आपके पास एक नंबर है 8750187501। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करें और कॉल करके आप अपनी पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं कि आखिर कैसे ये बैच है, क्या है, या आपके जो भी डाउट्स आपको लगते हैं वो आप फटाफट इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं। इस पर्टिकुलर बैच में जो इंग्लिश का सेक्शन होगा वो मैं कवर कराऊंगा। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम है संदीप केसरवानी और मैं लास्ट 15 ईयर्स से आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं।
तो जो 75 मार्क्स की इंग्लिश है वो पूरी तैयारी, पूरे मार्क्स की जिम्मेदारी, पूरी तैयारी ये मेरी जिम्मेदारी, ठीक है, कि इंग्लिश का कोई भी सेक्शन, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट इनरोल करके क्लास में आ जाइए, मिलते हैं 17 तारीख से। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट गाइस, जय।